एवरीवन, आखिरकार वो वक्त आ गया है जब छोरी 2 ने अपनी भयंकर एंट्री कर ली है। लेकिन क्या सीक्वल असली में पहले वाली मूवी से ज्यादा टेरिफाइंग है या फिर छोरी 1 का हॉरर और ट्रॉमा अनबीटेबल है? तो आज हम दोनों मूवीज को एकदम ब्लडी डिटेल्स के साथ में कंपेयर करेंगे। और हाँ, अगर आपको घर बैठे गूज़बम्प्स चाहिए तो थ्रिलर एक्सप्लोरर को फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि छोरी में क्या हुआ था। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की, जहां पर गन्ने के खेत हर जगह फैले हुए हैं। जहां एक औरत है जिसका नाम रानी है, जो काफी डरी हुई है और कांप रही है। रानी प्रेग्नेंट भी है कि वहां पर कुछ बच्चों की आवाजें भी पीछे से सुनाई देती है। वो बच्चे उसकी तरफ चाकू बढ़ाते हुए कुछ कहते हैं और रानी चिल्लाते हुए अपना पेट काट देती है उसी चाकू से। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साक्षी नाम की एक लड़की एनजीओ चलाती है और साक्षी भी प्रेग्नेंट है, जहाँ पर एक बच्ची मुस्कान के साथ में साक्षी बातें कर रही होती है। उसके बाद में साक्षी बच्चों के साथ में बाहर पानीपुरी वाले के पास में खड़ी होती है। तभी उसका पति हेमंत वहां आ जाता है। साक्षी और हेमंत साथ खड़े होते हैं। साक्षी पानीपुरी खाती है कि तभी सामने वाली गली से कुछ लोग आते हैं, जिन्हें देखकर हेमंत कुछ घबरा जाता है और दोनों उसके बाद में सीधा गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। जहां पर हेमंत अपने ड्राइवर कजला से कहता है कि घर की तरफ जाने दो। जहां पर हेमंत और साक्षी घर आते हैं और यहाँ पर कजला साक्षी को एक गिफ्ट देता है जो उसके बच्चे के लिए है, जिसे लेकर साक्षी थैंक यू कहती है और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। जहाँ पर रात का वक्त होता है, साक्षी गिफ्ट खोलती है जिसमें एक मंकी टॉय होता है। उसे वहां पर रखकर सोने चली जाती है। आधी रात में एकदम से हेमंत के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही साक्षी रूम से बाहर निकल कर आती है और सीढ़ियों से नीचे आकर देखती है कि कुछ गुंडे उसके पति को मार रहे होते हैं। मारते हुए गुंडे हेमंत और साक्षी को धमकी देते हैं कि अगर तुमने पैसे टाइम पर नहीं लौटाए तो हम तुम्हें मार देंगे। गुंडों के जाने के बाद में साक्षी हेमंत की ड्रेसिंग कर रही होती है, जहाँ पर हेमंत बताता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए उसने कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन जो इंसान उन्हें प्रोडक्ट सप्लाई करता था वो बंदा पैसे लेकर भाग गया और साक्षी की ऐसी कंडीशन देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जहाँ पर दोनों काफी परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है। तभी उनका ड्राइवर कजला वहाँ पर आता है और बताता है कि छुपने के लिए एक बहुत सही जगह है, मेरा गांव। अब तीनों निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं एक गांव में, जहां पर कजला हेमंत को बताता है कि खेत का रास्ता देखोगे तो सामने ही घर दिख जाएगा और कजला गाड़ी लेकर चला जाता है। यहाँ पर साक्षी और हेमंत खेत के अंदर चलना शुरू करते हैं, जहां साक्षी अपना फोन चेक करती है और हेमंत को बताती है कि हेमंत यहाँ तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। जहाँ पर हेमंत उसे जवाब देता है कि अभी लोग कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी हमें नहीं ढूंढ सकता। ये सभी बातें करते हुए साक्षी और हेमंत आगे चल पड़ते हैं। खेत में काफी दूर चलने के बाद में उन्हें एक घर मिलता है। दोनों खेतों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर साक्षी कुछ अजीब सा मजाक हेमंत के साथ करती है, खेत में लगे हुए पुतले को लेकर। कुछ देर रुकने के बाद में हेमंत साक्षी को एक कोने में बैठाकर रास्ता ढूंढने निकल पड़ता है, जहाँ पर अब रात होने को थी और हेमंत अभी तक वापस नहीं आया। साक्षी परेशान होकर उसी रास्ते पर निकल पड़ती है। वहाँ आगे बढ़ते हुए साक्षी हेमंत को आवाज लगाती है कि एकदम से लाइट ऑन होती है और सामने एक बहुत ही क्रीपी औरत नजर आती है, जिसे देखकर साक्षी डर जाती है और हेमंत के गले लग जाती है। जहाँ पर हेमंत उसे बताता है कि मैं तुझे काफी देर से ढूंढ रहा था। साथ ही में खड़ी औरतें हेमंत को साक्षी से मिलवाता है और बताता है कि ये कजला जी की वाइफ है और इन्हें ताई बोलते हैं। उसके बाद में हेमंत साक्षी को लेकर घर के अंदर जाता है, जहाँ पर पीछे से ताई भी आ जाती है। यहाँ साक्षी अभी भी कुछ डरी हुई थी और हेमंत से पूछ तुम थे कहाँ? तभी ताई आती है और दोनों को खाना खाने के लिए कहती है। यहाँ पर ताई हेमंत और अपने पति के खाना खाने के बाद में साक्षी और अपने लिए खाना परोसती है, क्योंकि यहाँ पर यही रिवाज होता है। जहाँ पर साक्षी ताई से सवाल करती है कि आते वक्त जो मैंने गेट देखा था वो घर किसका है, जहाँ पर ताई उसे बताती है कि वो मेरे देवर का घर है और अब वो मर चुका है। बाहर की तरफ कजला और हेमंत बैठे हुए होते हैं। ताई सबके लिए दूध लेकर आती है। उसके बाद में ताई और कजला अपने घर की तरफ चले जाते हैं। साक्षी और हेमंत अपने कमरे में, जहाँ पर हेमंत साक्षी से पूछता है कि तुम्हें ताई कैसी लगी और नए ख्यालों वाली साक्षी कहती है कि उनकी सोच अभी भी पुरानी है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह के वक्त ताई हेमंत की चोट पर लेप लगा रही होती है कि तभी साक्षी सोकर उठती है और बाहर आती है। हेमंत साक्षी के पास ही खड़ा होता है और तभी कजला वहां पर आता है और हेमंत को खेत दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहां पर साक्षी भी ताई से कहती है कि क्या मैं भी जा सकती हूँ, तो ताई इसके जवाब में सिर्फ हाँ कह देती है। अब नहाने के बाद में साक्षी बाहर आंगन में घूम रही होती है कि तभी उसकी नजर पीछे वाली खिड़की पर पड़ती है। साक्षी उसे फॉलो करते हुए कमरे में जाती है, लेकिन देखती है कि वो कमरा पूरी तरह से जला हुआ है और वहां से बहुत गंदी बदबू आ रही है। इसकी वजह से साक्षी रूम से बाहर आ जाती है। वहां से निकलते वक्त साक्षी सीधा खेत की तरफ जाती है और घूमने निकलती है। साथ ही वहीं की घास से एक साइन मार्क बनाती है ताकि वो रास्ता ना भूले। साक्षी खेत में चलते हुए उस कुएं के पास भी पहुंच जाती है कि तभी पीछे से हेमंत आ जाता है और डरा देता है। इसी हरकत की वजह से साक्षी और गुस्सा हो जाती है और वो वहां से जाने लगती है कि हेमंत उसे पीछे से आवाज लगाकर रोकता है और बोलता है
कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब यहाँ पर साक्षी इशारा करके बताती है कि यही सही रास्ता है, क्योंकि मैंने घास के साइन बनाया था। जहाँ रात के वक्त हेमंत साक्षी को बताता है कि उसके पास पैसे का जुगाड़ हो रहा है तो उसे दोबारा शहर जाना होगा, और वो भी 2 दिन बाद। ये सुनकर साक्षी थोड़ा अपसेट हो जाती है कि यहाँ पर मैं तो किसी को जानती ही नहीं हूँ, और हेमंत भी जा रहा है, और गुस्से में साक्षी घर के अंदर चली जाती है। अब सुबह के वक्त पे साक्षी अभी भी उदास ही होती है कि वहाँ पर ताई आती है और कहती है, तेरा ऐसी हालत में गुस्सा करना और उदास रहना ठीक नहीं है, इससे तेरे बच्चे पर बुरा असर होगा। साथ ही साथ तेरी साक्षी को एक कुएं की कहानी भी सुनाती है, जिसे सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद में साक्षी पूरा दिन ताई के साथ में ही रहती है। जहाँ पर रात के वक्त ताई अपने घर जाने लगती है तो साक्षी कहती है कि आज तो बहुत दिनों बाद मुझे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। ताई उसकी इस बात को सुनकर मुस्कुराकर खुश होकर चली जाती है। ताई के जाने के बाद में साक्षी कमरे में जाती है, और जैसे ही वो रूम में जाती है, पीछे की दीवार के किनारे एक बच्चा खड़ा होता है जो अब तक उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यहाँ पर साक्षी कमरे में आकर हेमंत के साथ में पैकिंग करने लगती है। साथ ही वो हेमंत को कहती है कि तुम आराम से यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर हेमंत फिर से यही कहता है कि तुम बस अपना और अपने बेटे का ध्यान रखना। साक्षी इस बात को लेकर चिढ़ जाती है, और वो बार बार बेटा ही क्यों बोलता है, जो होगा अपना होगा। सुबह के वक्त में साक्षी सोकर उठती है और नीचे देखती है कि हेमंत नहीं है। उठने के बाद में साक्षी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी उसे बाहर से लकड़ियां तोड़ने की आवाज आती है। जहाँ पर वो देखने के लिए बाहर जाती है, वहाँ पर एक औरत जिसका नाम रानी है, वो लकड़ियां काट रही होती है। तभी साक्षी की नजर रानी के पेट पर पड़ती है, और उसके पेट पर एक कट का निशान लगा हुआ होता है। तभी वहाँ पर ताई आ जाती है, जो रानी को डांटते हुए अंदर की तरफ आ जाती है और साक्षी को भी अंदर ले आती है। अब वो चक्की पर गेहूं पीसते हुए साक्षी को बताती है कि जो बाहर लकड़ी काट रही है वो कोई और नहीं बल्कि रानी है, मेरी बहू और राजवीर की पहली पत्नी। ताई ये पूरी कहानी सुनाती है कि खेत में पेट की तरफ गिरने से रानी ने अपना बच्चा खो दिया, और वो निशान उसके पेट पर ही है। साथ ही ये भी बताती है कि जब से उसने अपना बच्चा खोया है, उसने कसम खा ली है कि वो अपनी जुबान तक नहीं खोलेगी। ताई अपना दुख साक्षी को बताती है। साक्षी उनके हाथ अपने पेट पर रखकर कहती है कि ताई, हम भी आपके परिवार के ही हैं और ये बच्चा भी आपका ही है। ये बात सुनकर ताई खुश हो जाती है। यहाँ पर दरवाजे पर रानी चेन बजा रही होती है, जहाँ पर वो कुछ लकड़ियां लेकर खड़ी हुई होती है। और उसके बाद में रात के वक्त जहाँ ताई वापस अपने घर जा रही होती है, ये कहकर कि वो कुछ काम निपटाकर वापस आकर उसके साथ ही सोएगी। ताई को बुलाने के लिए रानी एक बार फिर से चेन बजाती है, जहाँ पर ताई रानी से बहुत रूडली बात करते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। ताई के जाते ही साक्षी ने फिर एक बार घर के बाहर टहलने लगती है, जहाँ पर टहलते हुए उसे गेट पर चेन बजाने की आवाज आती है। साक्षी वहाँ पर जाकर देखती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, और वापस आते ही चेन फिर से बजने की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर दिखती है तो वहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ होता है। साक्षी हंसकर पूछती है कि तुम कौन हो, और तभी अंदर की तरफ से आवाज आती है। मतलब यहाँ से ताई के जाते ही साक्षी को वो बच्चे दिखने शुरू हो जाते थे, और उन्हें देखकर साक्षी उन्हें फॉलो करने लगती है। फॉलो करते हुए साक्षी अंदर कमरे की तरफ आ जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, और एक बार फिर बहुत तेजी से चेन बजाने की आवाज से पूरा घर गूंजने लगता है, जिसकी वजह से साक्षी परेशान होकर शांत होने को कहती है। यहाँ पर साक्षी को लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो उसके साथ में शरारत कर रहे हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं, और वहाँ पर साक्षी फिर से उन्हें फॉलो करने लगती है। लेकिन जैसे ही साक्षी बाहर की तरफ आती है, तभी अचानक से ताई वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। साक्षी बताती है कि उसे बच्चे दिखे, जिसे सुनकर ताई डर जाती है और साक्षी को कमरे के अंदर लेकर बंद हो जाती है। साथ ही ताई साक्षी से कहती है कि तुम उन बच्चों से दूर रहो, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर साक्षी मॉडर्न ख्यालों वाली होती है और कहती है कि बच्चों से दूर क्यों रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उनका मतलब कुछ और ही है। ताई की शक्ल देखकर साफ पता चल रहा होता है कि कुछ तो बात है। वो साक्षी से बार बार चिल्लाकर कहती है कि मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद साक्षी और ताई की बहस चलती रहती है, जहाँ पर ताई रानी का एग्जाम्पल देते हुए बताती है कि वो नहीं चाहती कि साक्षी का हाल भी रानी जैसा हो, वो बस इसलिए कह रही है और ज्यादा कुछ नहीं। ये सब सुनकर साक्षी अपने बिस्तर पर आकर बैठ जाती है, और आधी रात को साक्षी देखती है कि ताई वहाँ पर नहीं है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो ताई कोने में छुप कर सर झुकाकर बैठी हुई होती है, जिन्हें देखकर साक्षी बहुत ज्यादा डर जाती है। साक्षी के पूछने पर ताई यहाँ क्यों हो, ताई बताती है कि उन्हें नींद नहीं आ रही। अगले दिन सुबह साक्षी अपने बाल बांध रही होती है और मिरर के सामने वो मिरर में देखती है कि रानी वहीं दीवार के पीछे खड़ी हुई है। जैसे ही वो साक्षी उसके पास आ रही थी, वो मुस्कुराते हुए रानी एकदम से नीचे बैठ जाती है, और जैसे ही साक्षी दूसरी तरफ देखती है, वहाँ पर ताई खड़ी होती है।
जिनके डर से रानी बोलना तो क्या कुछ कहने की भी कोशिश नहीं करती। साक्षी वापस अपने कमरे में आ जाती है और एक बार फिर से वही 3 बच्चे उसके गेट पर हंसते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर साक्षी भी बहुत खुश होती है और हंसते हुए वापस योगेश्वर के घर के पीछे चली जाती है, जहाँ पर साफ पता चल रहा था कि तीनों बच्चे उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, या तो कुछ और दिखाना या बताना चाहते हैं। वो देखती है कि उस गेट पर रेडियो रखा हुआ है जिसमें से किसी की आवाज आ रही है, लोरी की आवाज। साक्षी को वो बच्चे हर जगह दिखाई देते हैं, भागते हुए, खेलते हुए। यहाँ पर साक्षी को रानी से जुड़ा हुआ पुरानी कहानी भी साफ दिखाई दे रही होती है कि तभी वहां पर अचानक से ताई आ जाती है और गुस्से में पूछती है कि ये रेडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया। साक्षी पीछे की तरफ इशारा करके बताती है, तभी गुस्से में आकर ताई रेडियो छीन लेती है और खेत में फेंक देती है। साथ ही हाथ जोड़कर साक्षी से कहती है इधर की तरफ आना छोड़ दे, जहाँ पर दोबारा साक्षी और ताई की बहस हो जाती है। साक्षी से कहती है कि आज ना सही पर कल को तुझे इस बात का पछतावा होगा कि तू यहाँ पर आई ही क्यों। साथ ही ये भी कह रही थी कि तेरे पति को ये बेटा चाहिए ना, लेकिन तेरे पेट में तो बेटी है। जहाँ पर साक्षी बताती है कि मेरा पति ये सब नहीं मानता, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। उसके बाद में साक्षी अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और दरवाजा बंद करके, जहाँ पर उसे बाहर से हेमंत की आवाज सुनाई देती है ताई से बात करते हुए। वो घबराई हुई हेमंत के पास जाती है और उसके गले लग जाती है, जहाँ पर ताई साक्षी की बात को काटते हुए कहती है कि रात बहुत हो गई है और अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। उसके बाद में साक्षी को, जो अभी भी ताई की बातों से गुस्से में होती है, कमरे में आ जाती है। यहाँ पर साक्षी हेमंत को बताती है कि ये ताई ठीक औरत नहीं है, बहुत अजीब है। साक्षी जो कुछ भी उसके साथ होता है इन 2-3 दिनों में, वो सारी बातें हेमंत को बताती है। उसकी सारी बातों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो काफी ज्यादा डरी हुई है इन सारी बातों को लेकर, और वो सारा ब्लेम ताई पर ही लगाती है कि वही औरत सही नहीं है। और ये सब सुनते ही साक्षी हेमंत से कहती है कि मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती, और हेमंत और साक्षी यहाँ से निकलने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के बाहर कदम रखते हैं, पीछे से कजला आता है और हेमंत के सर पर डंडा मार के उसे बेहोश कर देता है, और ताई रुमाल से कुछ उंगा कर साक्षी को बेहोश कर देती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ताई साक्षी को लेकर एक तांत्रिक के पास में बैठी हुई है, जहाँ पर तांत्रिक 3 उंगलियां दिखाकर कुछ कहना चाहता है। यहाँ साक्षी की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है और वो इस सिचुएशन को समझ भी नहीं पा रही थी। अगले ही सीन में ताई साक्षी को बेड से बांध देती है और उसके कपड़े इस बार बदले हुए से लग रहे हैं, बिल्कुल हरियाणवी स्टाइल के। ताई साक्षी को बांधते हुए कहती है कि तूने कहानी सुनने का बहुत शौक है ना, तो इस बार मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो तेरे बच्चे से रिलेटेड होगी। अब ताई बताना शुरू करती है कि योगेश्वर की शादी एक सुनैनी नाम की लड़की से हुई थी। साथ ही ये भी बताती है कि जब वो उसके घर में आई, उसकी खुशियां भंग होनी शुरू हो गई। उनके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 लड़के थे। और ताई ये भी बताती है कि कैसे सुनैनी ने उसके बच्चों को अपने वश में किया और देवर को भी मार डाला, और ताई के बच्चों को भी। यहाँ ताई का कहना था कि सुनैनी कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि एक डायन थी। साक्षी की कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ज्यादा कुछ सुन समझ सके, फिर भी ताई पूरी बातें उसे बताती है। कुछ वक्त बाद उनका बेटा राजवीर बड़ा होता है तो उनकी शादी रानी से करवा दी जाती है, और जैसे ही रानी का 8वां महीना लगा, सुनैनी वो 3 बच्चे उसे दिखने लगे। उसी के चलते रानी ने अपना पेट काट लिया, लेकिन उसने अपने बेटे राजवीर का दुख नहीं देखा गया। राजवीर की दूसरी शादी हुई और दूसरी पत्नी के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने तीसरी शादी करवाई तो इस बार गांव में नहीं बल्कि शहर भेज दिया, और ये भी बताती है कि राजवीर की पत्नी भी मां बनने वाली है, जो अभी शहर में है। साथ ही ताई ने साक्षी को बताया कि तांत्रिक ने ये भी कहा है कि अगर वो 3 दिन बस कैद में रह ले तो उनका परिवार पर जो श्राप लगा है वो उतर जाएगा। और जाते हुए ताई साक्षी से कहती है कि इन 3 दिन अगर तुझे कुछ भी दिखे तो वो असलियत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक भ्रम है। और अब ये लोरी भी गुनगुनाना छोड़ देना, क्योंकि ये लोरी सुनैनी गुनगुनाती थी। उसी के चलते उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। यही सब सुनते हुए ताई वहाँ का दरवाजा बंद करके चली जाती है। यहाँ पर साक्षी बेहोश पड़ी हुई थी कि तभी जला हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। सुबह को साक्षी को होश आता है, वो उठती है और रस्सी अपने हाथ पैरों से खोलती है। जैसे ही वो अपने पेट की तरफ हाथ लगाकर देखती है तो उसके पेट के ऊपर एक जला हुआ निशान है, जैसे किसी ने हाथ का छाप छोड़ा हो। साक्षी कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जाती है और हेमंत को बुलाते हुए उसे ढूंढने लगती है, और एक बार फिर से साक्षी योगेश्वर के घर की तरफ जाती है। अब उसे वहां पर जो रेडियो बजता हुआ दिखाई देता है, जिसे ताई ने खेत में फेंक दिया था, जिसमें से एक बार फिर वही लोरी बजने की आवाज आती है, और घबराते हुए साक्षी अपने कमरे में आती है और गेट बंद कर लेती है। जैसे ही साक्षी अपने कमरे के सारे गेट बंद करती है, पीछे मुड़कर देखती है तो फिर से वो 3 बच्चे वहीं पर खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो इस बार कहते हैं कि छोटी माँ आ गई।
लेकिन इस बार साक्षी घबराती नहीं और गेट खोलकर वापस योगेश्वर के घर की तरफ जाती है। यहाँ पर साक्षी को एक बार फिर सुनैनी का बीता हुआ कल दिखाई देता है कि आखिर उसके साथ में क्या क्या हुआ था। साक्षी वहाँ से डर कर सीधा घर की छत पर आती है और उसने पूरे गाँव में कोई भी घर नहीं दिखता, हर तरफ फैले हुए सिर्फ और सिर्फ गन्ने के खेत। साक्षी को गन्ने के खेत में वहाँ पर टंगा हुआ पुतला दिखाई देता है और उसे देखते हुए साक्षी उसके पास जाती है और साइन मार्क बनाते हुए, जो उसने पहले बनाया था, पूरे खेत में घूमते हुए हर तरफ रास्ता नापते हुए वो फिर से घर की तरफ आती है और भागकर कमरे के अंदर आ जाती है। कमरे के अंदर आने के बाद में वही सारी चीजें दिखाई दे रही होती है। सुनैनी उसे कुछ दिखाना चाहती थी, असल में महसूस करवाना चाहती थी कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या था। साक्षी कमरे से निकलती है और एक दुपट्टा उठाकर उसके साथ में कुछ कोयले के टुकड़े उठाकर अपनी चुन्नी पर कुछ ड्रॉ करती है। वापस खेत की तरफ जाती है, शायद वो खेत का पूरा नक्शा तैयार कर रही थी। अब यही करते हुए साक्षी वहीं सो जाती है। खेत से निकलकर साक्षी सीधा घर के अंदर आती है जहाँ पर वो कुछ ढूंढ रही होती है। किचन में भूख के कारण उसे टिफिन में कुछ रखा हुआ मिलता है जिसे वो खा लेती है। उसके बाद में साक्षी बाहर आती है और हैंडपंप से पानी निकालकर अपना मुंह धोते हुए जो उसने गले में पहना हुआ होता है उसे निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी एक बार फिर उसे बच्चों में से एक बच्चा भागते हुए योगेश्वर के घर की तरफ जाते हुए दिखाई देता। यही साक्षी के सामने धीरे धीरे सच सामने आने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, और ये सब कोई और नहीं बल्कि सुनैनी की आत्मा करवा रही थी साक्षी को सच बताने के लिए। साक्षी वो सब महसूस करती है जो सुनैनी के साथ असल में हुआ था। कैसे उसका पति योगेश्वर ने खेत के बीचों में सुनैनी को डंडों से मारा जब वो प्रेग्नेंट थी। तभी वहाँ पर टाई के बच्चे आते हैं जो सुनैनी को चाकू देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन उसी पर योगेश्वर का गिरकर खून हो जाता है। यहाँ पर साक्षी को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी कि सुनैनी की कोई गलती थी ही नहीं। और एक बार फिर साक्षी को सुनैनी की आत्मा दिखती है जहाँ पर उसे मजबूर कर रही थी कि वो अपना पेट काट दे और बच्चे को मार दे, लेकिन उसके साथ भी वही दोहराया जाता है जो बाकी औरतों के साथ दोहराया गया था। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद साक्षी बिल्कुल ठीक और सही सलामत घर के अंदर बैठी होती है कि तभी वहाँ पर ताई आती है और हाथ जोड़कर कहती है शुक्र है तो ठीक है। साथ ही ये भी कहती है कि अब हमारा गांव श्राप मुक्त हो जाएगा। तभी वहाँ पर हेमंत भागता हुआ आता है और साक्षी से कहता है यहाँ से चलो, और उसका हाथ पकड़कर यहाँ से ले जा रहा होता है। तभी साक्षी कहती है कि जब तक मैं यहाँ के सारे लोगों को बेनकाब ना कर दूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ पर साक्षी बताती है कि उन्होंने अपने बेटे राजवीर के साथ मिलकर सुनैनी को जिंदा जला दिया जब वो पेट से थी। कचरा बताता है कि सुनैनी ने उसके भाई को मारा था। साक्षी कहती है कि वो बस एक हादसा था और उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। साक्षी एक बार फिर बताती है कि आप लोगों ने अपनी कुप्रथा के चलते एक माँ को ही मार डाला, लेकिन फिर भी उसने अपनी जली हुई हालत में भी एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया और आप लोगों ने उसे भी जाकर कुएं में फेंक दिया। यहाँ पर साक्षी की बातों को टालने के लिए ताई उस पर इल्जाम लगाती है और कहती है शायद भूतनी का साया तुझ पर आ गया है। ताई बताती है कि राजवीर की दोनों पत्नियों को मार दिया उसने, लेकिन यहाँ पर साक्षी कहती है कि सुनैनी उसने अपनी कहानी बताना चाहती थी, ना कि उन्हें मारना चाहती थी। यहाँ ताई और कजला समझ चुके थे कि उसे सच्चाई सबके सामने आ गई है और ताई एक बार फिर से साक्षी को धमकी देती है कि मैं अपने बेटे राजवीर से कहकर तुझे मरवा डालूंगी। जहाँ पर साक्षी हेमंत की तरफ इशारा करके कहती इस राजवीर से कहेंगे आप, और यहाँ राजवीर कोई और नहीं बल्कि हेमंत ही होता है। यहाँ अब हेमंत भी समझ चुका था कि साक्षी को सब कुछ सच पता चल गया था और हेमंत साक्षी की तरफ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन साक्षी चाकू दिखाकर हेमंत को रोक देती है और यही चैलेंज देती है कि मैं अपनी बच्ची को जन्म जरूर दूंगी, और फिर वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है और चाकू को फेंक देती है। पर जैसे ही हेमंत उसके पीछे उसे मारने आता है, उसकी पहली पत्नी रानी उसको वही कुल्हाड़ी से मार डालती है। यहाँ साक्षी को बहुत सुकून मिलता है और वो आगे बढ़ती है। इसके बाद में कुप्रथा को चलाने वाला अब कोई भी नहीं था और वो खुशी से अपनी छोटी बच्ची को जन्म देगी। इसी के साथ में रानी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। तो दोस्तों यही खत्म होती है हमारी छोरी की कहानी, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और हाँ, छोरी 2 भी जल्दी ही हम कंप्लीट ब्रेकडाउन लाने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट करो और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। अगर आपके पास में भी हॉन्टेड गांव की कहानी है तो मुझे डीएम करो, शायद वो मेरी नेक्स्ट वीडियो बन जाए। और हाँ, थ्रिलर एक्सप्लोरर को फॉलो करना मत भूलना, वरना रात को वही लोरी सुनाई देगी जो सुनैनी गाती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।